में कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप नंबर गेम में देखिए तो ये बात ज़रूर है कि आज हम नंबर गेम में असेंबलीज़ में भी और पार्लियामेंट में भी जितना हमें चाहिए वो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो कांग्रेस की जो अपनी बुनियाद है वो बहुत गहरी और मजबूत है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की है कि कांग्रेस पार्टी मास बेस पार्टी है। आज तक उसने अपने को काडर बेस पार्टी नहीं कहा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूपी एक बहुत स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस का था और बीच में ज़रूर कुछ कमियां आई हैं, लेकिन आजकल की जो सियासत है उसमें नंबर गेम की वजह से लोग ये नहीं देखते कि मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में है, नुकसान किस चीज़ में है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसको बहुत से कड़वे डिसीजन भी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री लेने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको 77 की याद दिलाऊं, किस बात पे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हारा? फैमिली प्लानिंग। आज सबसे बड़ी समस्या इस देश की है पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आप अगर पूरी उस पर नज़र डालें तो हर चीज़ उस हिसाब से मतलब चाहिए, उसी तुलना में एजुकेशन भी, खाना भी, पहनना भी, हेल्थ भी, सब चीज़ें। वो एक बहुत अच्छा इंटेंशन लेके कांग्रेस पार्टी ने वो प्रोग्राम छेड़ा था, लेकिन उसका मिसयूज़ किया गया। क्यों? उसको एक पॉलिटिकल हथियार बना लिया गया, और वो पॉलिटिकल हथियार बना के इस मुल्क की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको पीछे डाल दिया गया। मुझे जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सवाल है कि जिस वक्त दिल्ली में सरकार में नहीं थी कांग्रेस, वाजपेयी की सरकार थी, तब भी उत्तर प्रदेश में वो कोई करिश्मा नहीं कर पाई। तब तो उसको कड़वे फैसले लेने की जिम्मेदारी थी नहीं उस पर। नहीं, देखिए आप सोचिए तो कि बीच में जो मैं बात कह रही हूँ कि जो मसले होते हैं वो पॉलिटिकल बन जाते हैं। हमें बाबरी मस्जिद के मसले ने नुकसान पहुंचाया, हमें फैमिली प्लानिंग के उससे पहले नुकसान पहुंचा। जी आपने बाबरी मस्जिद की बात की, तो ताला खोलने का श्रेय क्यों नहीं मिला? देखिए ये सब अब वो बातें हैं जो बहुत जिनके ऊपर लंबी बहस हो सकती है, ताला क्यों खुला और क्यों ये सारे काम हुए। लेकिन इसमें एक समझदारी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तो है कि जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है मेरी नज़र में, हमारी एकता और हमारा इत्तेहाद, जिसके बिना पे आज हम यहाँ तक पहुँचे आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद। आज वो हमारी इत्तेहाद और एकता कहाँ बट रही है? कुछ पार्टीज़ हैं जिनका नज़रिया है, जिनकी आइडियोलॉजीज़ है कि कम्युनल फीलिंग फैलाओ, नफ़रत फैलाओ और एक दूसरे को अलग करो। तो इस देश में उस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी ने सबसे ज़्यादा उठाया। आपको याद होगा कि उस वक़्त क्या जुनून लोगों पे तारी था और किस किस्म का एक माहौल बना दिया गया था। तो उस माहौल में कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी, जिसके दरवाजे हर धर्म, मज़हब, ज़ात, बिरादरी के खुले में, उस कम्युनलिज्म के साथ साथ एक तरफ कम्युनलिज्म का नारा लगा तो दूसरी तरफ कास्टिज्म का लग गया। तो समाज को हमने बिल्कुल बंटवारा कर। लेकिन तब क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश को भूल कर देश में राजनीति करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश को नहीं भूली, ये गलत ख्याल है। लेकिन कांग्रेस का क्योंकि इतना ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा हो गया कि उसको कम करते 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 आखिर को लोकसभा में हमने सीटें ज़्यादा ली, वही जनता है। लेकिन वही विधानसभा चुनाव अभी जब हुआ तो फिर वहीं आ गई कांग्रेस। तो वहीं तो नहीं आई, 2-4 सीटें बढ़ी हमारी और वो परसेंटेज भी बढ़ी। की राजनीति को इतना बेहतर जानती हैं, 403 में 27 सीट कोई बहुत कम है, नहीं मतलब उससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ कि इन तमाम चीज़ों से लड़ाई लड़ने के बाद हम उस हालत में पहुँच सकते हैं कि जहाँ हम पहले थे और आ जाए। आज आप मुझे बताइए कि लस्ट ऑफ पावर में कौन मैं नाम नहीं लेती, लेकिन कुछ पार्टियों को नज़रिया है कि नफ़रत फैलाओ, कम्युनलिज्म फैलाओ। कुछ पार्टियों का नज़रिया है कि कास्टिज्म से अपना काम चलाओ। हमारा नज़रिया ये है कि हम देश को एक और इकट्ठा रखें और डेवलपमेंट के काम करें। तो जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है, आज से आप 50 बरस में नहीं कहती, आज़ादी के फ़ौरन के बाद का और आज के हिंदुस्तान का मुकाबला कीजिए। तो ये किसने दिया है? ये कांग्रेस का विज़न था, और ये कांग्रेस के लीडर्स का विज़न और उनका जो था सारा, जो उनका नज़रिया था, वो सारा आपके सामने है।
इसलिए देखिए ना, अल्टीमेटली तो जनता का वोट, लोकतंत्र की पहचान क्या, शक्ति क्या, जनता का वोट, वही उसकी ताकत है। उसी को हम लोग लोकशाही कहते हैं, बिल्कुल उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। जनता का वोट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं हासिल कर पा रही, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको ये सारी चीजें बता तो रही है, उसमें कास्टिज्म का भी मसला है जो अब से 20-25 बरस पहले नहीं था। आपने बैकवर्ड का नारा उठाया, फॉरवर्ड का नारा उठाया, तो ये सारी चीज़ें अब आप तीसरी पीढ़ी से डील कर रहे हैं। जब आप तीसरी पीढ़ी से डील कर रहे हैं तो आज पीढ़ी का रुख बदल चुका है, आज उसको दूसरी भी प्रॉब्लम, लेकिन आज का नौजवान, मुझे पूरा यकीन है कि वो डेवलपमेंट पे भरोसा करता है और उसको चाहिए। और मुझे लगता है कि अगले आने वाला जो होगा आपका इलेक्शन नए सेंसस पे होगा और उसमें नौजवानों की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्ल इस देश को एक इकट्ठा रखने के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए और अपने भविष्य के लिए ज़रूर जिस वक्त सोचेगी किस पार्टी को देना है तो उसके नज़र में कांग्रेस आएगी। मोहिता जी, आपने कांग्रेस लीडरशिप की 3 पीढ़ियों को बहुत नज़दीक से देखा है, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी। अब राहुल गांधी मैदानी जंग में है। आपने इस परिवार को, बहुत लंबा रिश्ता आपका रहा, केवल सियासी नहीं, व्यक्तिगत रिश्ता भी इस फैमिली से आपका। आप कैसे एनालाइज करती है, राहुल गांधी कांग्रेस का भविष्य का चेहरा है, बिल्कुल है, और लेकिन अभी तक जितने इम्तिहान उन्होंने दिए, बदकिस्मती है कि उन इम्तिहानों में नंबर अच्छे नहीं आए, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, वो उसकी वजूहात हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। दूसरे ये कि मैंने आपको बताया पीढ़ी दर पीढ़ी जो नेहरू जी के सामने प्रॉब्लम थी वो इंदिरा जी के सामने नहीं थी, जो इंदिरा जी के सामने थी वो राजीव गांधी के सामने नहीं, जो राजीव गांधी के सामने थी वो आज नहीं। तो ये तो आप वक्त का तकाजा यही है कि समस्याएं तो आती जाएंगी, लेकिन समस्याओं का हल निकालना ये एक स्ट्रांग और अच्छी कांग्रेस की सरकार की निशानी होती है। और मैं समझती हूँ कांग्रेस की आदत कभी मिली जुली सरकार की नहीं रही, क्योंकि उसकी अपनी आइडियोलॉजी। आपको लगता है कि गठबंधन जो है वो कांग्रेस के डीएनए से मैच नहीं खाता, कांग्रेस का डीएनए गठबंधन के लायक नहीं रहा? देखिए, गठबंधन की सरकार की मजबूरी थी कि हमें गठबंधन, क्योंकि पार्लियामेंट तो 6 महीने से ज़्यादा सस्पेंड रह नहीं सकती, तो वो है। और जो गठबंधन की सरकारें होती उनके कुछ कंपल्शंस भी होते, और वो कंपल्शंस जो हैं वो कभी कभी आड़े आते हैं। और मैं समझती हूँ ये प्राइम मिनिस्टर का और कांग्रेस पार्टी का अभी जो वर्किंग कमेटी ने भी इंडोर्स किया, उनका फैसला बहुत सही है कि भाई हम अगर सिर्फ सरकार चलाने के लिए बैठे हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं कांग्रेस के लिए। हमें अगर अपने आवाम के लिए कुछ काम करना है तो हमें बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, और मैं समझती हूँ कि जो हमारे अलाइज हैं उनको साथ देना चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी अलग होती है। मोहिता जी, आपको नहीं लगता कि जो बोल्ड डिसीजन है, जैसा लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह जी सिंघम हो गए, ये जो एकदम रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का या कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत देर से हुआ। अब जब जाती हुई सरकार है, कार्यकाल समापन की ओर हो, जाती तो सवाल उठता है तो कि ये पहले ही करीब है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं ये फैसले हो गए, तो जिनके असर भी दिखते चुनाव तो ऐसा लगता है कि इतनी बंदिशें थी अलाइज की, और अगर सरकार चलाना है तो किसी हद तक अलाइज को साथ रखना ही है ना। इसलिए मैं समझती हूँ बहुत पहले से आपने देखा पार्लियामेंट नहीं चली, एफडीआई की उस पर नहीं चली, तो हमने तो कोशिश की कि सब सहमति से हमको इसका इजाज़त दें कि हम ये रिफॉर्म्स करें। जब नहीं हुआ तो फिर डिसीजन तो पार्टी को लेना ही था। अब सरकार चलाने की चिंता नहीं, अब सरकार के सर्वाइवल की चिंता नहीं जो पहले थी। देखिए, एक तरफ लस्ट ऑफ पावर की बात है कि हम पावर से चिपके रहना चाहते हैं, चाहे लाइफ कुछ भी। अब आप बताइए कि आज पार्लियामेंट 2 हफ्ते तक नहीं चली, पार्लियामेंट से बड़ी कौन सी जगह है? आप डिस्कस करो हर चीज़, वहाँ पे उससे बड़ी कौन सी जगह है जहाँ आप डिस्कशन थ्रेडबेयर डिस्कशन कर सकते हैं। और ये जो मैं कह रही थी कि ये मैं समझती हूँ हमारा एक पहला मुल्क है जो खुद अपने मुल्क को इतनी बदनामी दे रहा है कि इस मुल्क में सिवाय करप्शन, सिवाय बेईमानी, दगाबाजी के कुछ नहीं है। भाई आप डिस्कस करो, और जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये आप बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने लोग जेल गए और कितने के खिलाफ
मुकदमे कायम किए गए। तो ये देखिए, एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन का हक है क्रिटिसाइज करे, बिल्कुल उसका हक है, उसमें कहीं से कोई दो, जो भी जहाँ भी जमहूरियत है जिस कंट्री में सब जगह यही है। लेकिन एक हेल्दी अपोजिशन की ज़रूरत है। अगर डेमोक्रेसी को सही ढंग से चलाना है तो एक हेल्दी अपोजिशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक स्ट्रॉन्ग सरकार। परसेप्शन बना मुल्क में कि एक व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार प्रधानमंत्री, पर्सनली वो ईमानदार व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति अपने नीचे जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में समर्थ नहीं। ऐसा थानेदार जो खुद तो पैसा नहीं लेता लेकिन सिपाहियों को नहीं रोक पाता। मैं आपसे पूछती हूँ, करप्शन क्या चीज़ है? करप्शन जो लीडर्स कह रहे हैं करप्शन है, दूर करो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको झाड़ू से बाहर के आप दूर कर दीजिए। करप्शन संस्कार से जाता है। संस्कार होते हैं एक इंसान के जो उसे करप्शन से दूर रखते हैं, जो बुरी बातों से दूर रखते हैं। और मेरी नज़र में दो चीज़ें इस वक्त हैं कि जो हम लोगों का बचपन गुजरा है, कभी माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए और दूसरा मज़हब ने जो संस्कार दिए। मैं ईमानदारी के साथ कहती हूँ कि कोई मज़हब गलत बात नहीं सिखाता। तो आज क्या है कि मजहबी तालीम है नहीं और मज़हब का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। जितने मज़हब हैं, अगर ईमानदारी से अपने मज़हब को बच्चा जानता है, वो कभी बुरी बातों में इस हद तक इंडल्ज नहीं हो सकता। बच्चे का कैरेक्टर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं बनता है, बच्चे का कैरेक्टर बनता है प्री प्राइमरी, प्राइमरी। आज प्राइमरी, अब जाके खुशी की बात है कि इस सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जोर दिया। ठीक बात है, लेकिन ये मुल्क जो आपको चाबी सौंपता है हुकूमत हिंदुस्तान की, वो इतनी अपेक्षा तो रखता है कि भाई लूट खसोट नहीं, हाँ, नहीं होनी और होना ये अपेक्षा रखना उसका हक है, क्योंकि जितने भी लोग सरकार में बैठते हैं वो मुल्क के मालिक नहीं, वो मुल्क के ट्रस्टी हैं, देखभाल केयर टेकर हैं। वो लोग एक समय के लिए, एक खास समय 5 साल के लिए, केयर टेकर नहीं है, वो उसको बनाने वाले हैं। ठीक है, मुल्क का मालिक तो मुल्क का आदमी है, जनता है। अगर आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो परसेप्शन बना इस मुल्क में, वो ये बना कि बड़े स्तर पर लूट खसोट भ्रष्टाचार जारी है? देखिए, जो आ रहे हैं अखबारात में, हमने कह दिया फलाना आदमी करप्ट है। अब जब तक भाई कातिल को सजा दी जाती तो मुकदमा सुन के दी जाती। अपोजिशन का ये कि पीएम इस्तीफा दे क्योंकि वो करप्ट है। पार्लियामेंट 2 हफ्ते नहीं चली इसलिए कि पीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कैसे आप ये सज़ा उनके लिए मुकर्रर कर सकते? अब सज़ा की बात है तो सब आवाम के चुने हुए आने दीजिए भाई, अब कौन सा बड़ा दूर है। लेट अस सी कि हम जब जनता को मानते हैं, डेमोक्रेसी में जनता सबसे बड़ी, जैसे अभी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आने दो इलेक्शन भाई, जनता के सामने चलेंगे। जो अगर हमें नकारेगी कोई बात नहीं, जनता का फैसला सर आंखों पे। तो जब हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं तो फिर हमें उन तमाम सिस्टम पे भी तो यकीन करना चाहिए ना। मोहसिना जी, कनिमोझी, ए राजा और सुरेश कलमाड़ी तीनों किस लिए प्रसिद्ध हुए ये आपको पता है? और वो तीनों अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हो गए। वो जब पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो पार्लियामेंट के रूल्स में अगर कहीं लिखा हो कि ऐसा हो, जब आपके उसमें ये नहीं है कि जो जिसके ऊपर मुकदमा होगा जेल में बैठ के लोग मुकदमा इलेक्शन लड़ के आ गए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत, इनके ऊपर बहुत लंबी बहस करने की जरूरत है। लेकिन एक मोरलिटी का सवाल भी होता नहीं, मोरलिटी का तो है, लेकिन जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो मेरे जो इख्तियारात मेंबर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तो मुझे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं, या तो कहीं पार्टी उनके नामों को भेजने से परहेज कर सकती है। क्यों वाह? अभी तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा मतलब कोई जेल काट के आए हैं, जेल काट के लोग आते हैं और मुकदमे में बरी हो जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, जब तक अंतिम फैसला ना हो वो तो कि क्या उन्होंने किया है या वो उसके मुजरिम हैं कि नहीं, तब आप बगैर फैसला सुने सज़ा दे दें। और ये सारी चीज़ें जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुकूक अलग हैं, एक एमपी का अलग हुकूक हैं, और एक आम आदमी का या बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अलग है उसके। तो वो सारी चीज़ें तो अलग चलेंगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं। मोहसिना जी, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मोहसिना किदवई से और जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उलझते बनते रिश्ते।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन?